हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स इन लाइफ। अब तक हमने दो लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, माउंटेन लैंडफॉर्म्स और प्लेट्यू लैंडफॉर्म्स। अब हम थर्ड एंड द फाइनल लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्लेन्स। ठीक है, सो आते हैं हम प्लेन्स के ऊपर। तो थर्ड लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, प्लेन। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्लेन, एक बार एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, सी लेवल। तो सी लेवल क्या होता है? दैट एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशियन, ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। तो सी लेवल बेसिकली सी का लेवल है। अब अगेन सी का लेवल भी कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है, सी भी। सो एवरेज जो सी का लेवल है उसको हम सी लेवल कहते हैं, इसलिए बहुत बार इसको मीन सी लेवल भी कहते हैं। मीन हमेशा, मीन एक जनरल वर्ड है एवरेज का। ठीक है, तो ये सी लेवल क्लियर हो गया कि सी लेवल इज नथिंग बट सी का लेवल। ठीक है, अब प्लेन्स, प्लेन्स क्या है? Plains are the landform that have extensive flat और gently undulating surface. Undulating मतलब होता है wave like. So plains क्या है? एक landform that have extensive flat and gentle undulating surface. तो extensive plain surface होता है, और अगर ऊपर नीचे भी होगा तो wave like धीरे धीरे बहुत हल्का स्मूथ ऊपर नीचे होता है प्लेन में। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल। तो प्लेन में कोई भी लार्ज हिल नहीं दिखेगा, दूर दूर तक एकदम फ्लैट समतल जमीन दिखेगी तुम्हें। और डीप वैलीज, तो ऑब्वियसली हिल नहीं है तो कोई गहरी वैलीज भी नहीं है। नॉर्मली माउंटेन रीजन पे अगर रिवर बहती है तो वैलीज में बहती है, तो माउंटेन के बीच में बहेगी। लेकिन प्लेन्स में रिवर बहती है तो सेम लैंड के इसमें, जैसे कि गंगा, जैसे बिहार, यूपी बिहार में, यूपी बिहार का पूरा एरिया ही प्लेन वाला एरिया है। तो जो भी यहाँ के लोग रहते हैं, जो भी तुम्हारे आसपास का लैंड फॉर्म है ना, वो प्लेन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे गंगा बहती है, तो अगर गंगा रिवर को देखोगे तो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत नीचे है, या जाके सेम तुम्हारे लैंड के ही इसमें हाइट में, मतलब एलिवेशन में, सेम लैंड के एलिवेशन पे ही रिवर बहती है। तो इसलिए जब फ्लड आता है रिवर में तो बहुत बार उसका पानी लैंड पे आ जाता है। ठीक है, so they do not have large hill or deep valleys. They are generally not more than 300 मीटर above the sea level. तो अब हमें पता है कि फ्लैट तो यार तुम्हारा प्लेट्यू भी है, बट प्लेट्यू और प्लेन में डिफरेंस ये है कि प्लेट्यू जनरली मतलब 100 या 1000 मीटर हाई होता है, और ऊपर उसके ऊपर फ्लैट सरफेस होती है। प्लेन जनरली फ्लैट सरफेस है या जेंटल अंडुलेटिंग सरफेस है, जो कि 300 मीटर से ज्यादा कभी भी सी लेवल से ऊंचा नहीं होता। तो ऑलमोस्ट सी लेवल से बस 300 मीटर के हाइट पे सारा प्लेन होगा, कहीं थोड़ा ज्यादा होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, बट 300 मीटर से ऊंचा जनरली नहीं होता है प्लेन। फ्लड प्लेन, अब प्लेन का एक अलग एक टाइप है फ्लड प्लेन, जो जनरली ज्यादातर जो प्लेन है वो फ्लड प्लेन की कैटेगरी में आते हैं, बट प्लेन एक जनरल टर्म है, उसमें एक स्पेसिफिक टर्म है फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन क्या है? फ्लड प्लेन आर वन टाइप ऑफ द प्लेन, वन टाइप है प्लेन का, फॉर्म बाय द रिवर्स, जो कि रिवर्स से फॉर्म करती हैं, ओरिजिनेटिंग इन द माउंटेन रेंजेस। सो वैसी रिवर जो माउंटेन रेंज में ओरिजिनेट करती हैं वो फॉर्म करती हैं इस एक प्लेन को, जिसको कहते हैं, जो प्लेन को फॉर्म करेंगे वो होता है फ्लड प्लेन। अब कैसे फॉर्म करती हैं रिवर? दे कलेक्ट पार्टिकल फ्रॉम द रॉक, they collect particles of rock, sand and silt called sediments. तो silt और ज्यादा तुम्हारा फाइन पार्टिकल होता है, एक तरह से मिट्टी टाइप का पार्टिकल होता है। तो बड़े बड़े रॉक, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल और सिल्ट जो और ज्यादा फाइन पार्टिकल होता है, उसको कलेक्ट करती है रिवर, जबकि जब माउंटेन एरिया से बह रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब माउंटेन से बहती है तो रिवर बहुत हाई एनर्जी होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी फ्लो बहुत हाई होता है, तो ये सारे सेडिमेंट को लेके बहती रहती है। These sediments are carried all the way to the plain. अब बहते बहते ये प्लेन तक इस सारे सेडिमेंट को ले जाती है, where the river deposit them. जहां पे क्या होता है, एक बार जब प्लेन पे आती है तो रिवर की स्पीड कम हो जाती है, सो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो वो रॉक, जो सैंड पार्टिकल, जो सिल्ट के पार्टिकल वो माउंटेन से ढो के ला रही थी, वो क्या करती है, फिर डिपॉजिट कर देती है प्लेन वाले एरिया में, मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। सो जिसके वजह से जो प्लेन रिवर के साइड वाले जो एरिया होते हैं वो काफी फर्टाइल सॉइल वाले होते हैं।
As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plain also support a variety of flora and fauna. So plain जो तुम्हारा होता है, अब क्लियर है कि हमें कि कैसे बनती है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सो तुम्हारे माउंटेन वाला रीजन है, माउंटेन वाले रीजन है, यहां से तुम्हारी रिवर निकले, रिवर माउंटेन के रीजन से तुम्हारा सैंड प्लस सिल्ट प्लस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल को लेके निकल गई, मतलब आई. अब इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको सेडिमेंट भी कहते हैं और इनको सेडिमेंट कहते हैं. अब ये जब फ्लैट एरिया पे आई, जो उतना नॉर्मल प्लेन वाले एरिया पे आई, तो रिवर क्या होता है, रिवर का फ्लो कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है. तो ये सेम रिवर क्या करती है, इन सारी चीज को अपने बैंक पर डिपॉजिट कर देती है, बैंक पर डिपॉजिट कर देती है ये सेडिमेंट. तो ये जो सेडिमेंट होता है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. सो इसलिए जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और बहुत मेजर क्रॉप को सपोर्ट करता है. तो इसलिए जो फार्मिंग है वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन होते हैं प्लेन के रीजन में. तो तुम देखोगे कि जो गंगा रिवर होती है या कोई भी रिवर होती है प्लेन में, यमुना रिवर जो भी बह रही है, गंगा रिवर, उसके आसपास के एरिया में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है. क्योंकि और जब बाढ़ आता है तो चीजें दिक्कत तो होती है, लेकिन बाढ़ के बाद, बाढ़ का जब पानी चला जाता है तो वो जो एरिया से पानी जाता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. क्योंकि बाढ़ के पानी में अल्टीमेटली उस पानी में सेडिमेंट्स रहते होंगे, और एक बार जब पानी वापस चला गया तो वो सेडिमेंट को वहां डिपॉजिट कर देता है, जो लैंड को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देता है. तो ये वन ऑफ द नेचुरल प्रोसेस था, जिससे ऐसे तो बाढ़ को तुम नुकसान का चीज देखोगे, बट ये एक तरह से इसका बेनिफिट है, नेचुरल प्रोसेस था, जिससे साल दर साल जो तुम्हारा सॉइल है वो फर्टाइल होता रहता है. तो आजकल मॉडर्न इसमें बहुत ज्यादा हमें सॉइल के अनफर्टाइल होने का कारण मिलता है, क्योंकि अब हम डैम्स बना देते हैं, अब फ्लड उतना इजीली आता नहीं है. तो जो ईयरली सेडिमेंट, फ्रेश न्यू सेडिमेंट डिपोजिशन था वो नहीं हो पाता है अब लैंड पे. तो इसलिए हमें फर्टिलाइजर या दूसरी चीजें अब ज्यादा यूज करनी पड़ती हैं. तो क्लियर हो गया कि फ्लड प्लेन क्या है. फ्लड प्लेन वो वाला प्लेन है, रिवर के अराउंड वाला रीजन, जहां पे रिवर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करके जो प्लेन को बनाती है. ये वाला फ्लड प्लेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि जो सेडिमेंट लाती है रिवर माउंटेन रीजन से, मतलब एक तरह से इरोड करके, माउंटेन को इरोजन के थ्रू वो डिपॉजिट कर देती है प्लेन में, और जो कि एरिया को, जो कि लैंड को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देता है. इसलिए एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दीज रीजन. ठीक है. और प्लेन में बहुत तरह के पेड़ और जानवर पाए जाते हैं. अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तुम्हारा मैप है. तो ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन है. अगर मैं इसको और ज्यादा बड़ा कर देता हूं, अच्छा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये फायदा होता है पीडीएफ में नेट से पढ़ने का, बुक के ये पिक्चर को बड़ा नहीं कर सकते हैं. सो ये वाला यहाँ पे जो ये है, ये हमारा प्यारा इंडिया है. सो ये जो ग्रीन ग्रीन तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये जो ऑरेंज है ये माउंटेन रेंज है, जो ग्रीन है ये तुम्हारा रिवर प्लेन है, जो फ्लड प्लेन है. रिवर प्लेन कह लो या फ्लड प्लेन कह लो, क्योंकि कोई ना कोई मेजर रिवर इन प्लेन को बनाती है. तो तुम देखना कि जितने भी प्लेन हैं, फेमस प्लेन है वर्ल्ड के, कोई ना कोई रिवर उसको बना देते हैं. तो ये रिवर प्लेन भी इनको कहते हैं. और जो ब्राउन है वो प्लेट्यू है. तो इंडिया में ये देखो, ये ब्राउन वाला एरिया ये तुम्हारा तिब्बतियन प्लेट्यू है, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. ये ऑरेंज वाला रीजन तुम्हारा, ये तुम्हारा ये तुम्हारा हिमालयन माउंटेन है. उसके नीचे इधर वाला जो पाकिस्तान और इंडिया में पंजाब उंजाब वाला एरिया है, और कश्मीर वाला एरिया, ये वाला जो प्लेन है, इसको मैं खराब नहीं करता, इसको इंडस प्लेन कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इंडस रिवर बनाती है इस प्लेन को. उसी तरह से ये वाला जो प्लेन है, जिसमें तो हमारे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल सब आते हैं, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं. क्योंकि यहां पे, अब ये हटा देते हैं इसको, यहां पे गंगा रिवर फॉर्म करती है प्लेन को, और यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है. असम उसाम वाले एरिया में जो प्लेन है, रिवर प्लेन, वो
ब्रह्मपुत्र फॉर्म करती है, तो इस वाले प्लेन को गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे यांगटे रिवर का नाम है, चाइना में फ्लो करती है, वो इस प्लेन को फॉर्म करती है, इसको यांगटे कहते हैं। ये जो इजिप्ट का फेमस जो पिरामिड विरामिड के टाइम का था, वहां का जो प्लेन है, वो प्लेन तुम्हारा नाइल, एक बहुत फेमस रिवर है, वो नाइल रिवर फॉर्म करती है, तो ये नाइल प्लेन है, सोचो। और ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि गोल्ड और डायमंड के माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। उसी तरह से अगर अमेरिका में आए तो ये अमेजोन प्लेन है, बहुत फेमस प्लेन है वर्ल्ड का, और यहाँ पे अमेजोन रिवर बहती है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं, ठीक है। उसी तरह से ये मिसिसिपी प्लेन है, जो कि मिसिसिपी रिवर बनाती है। तो क्लियर हो गया। तो ये जितने भी प्लेन हैं, तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि समझने में आसान हो। तो ये वाला जो फिगर है, ये फिगर शो करता है प्लेन। तो जो भी तुम प्लेन देखोगे, सब प्लेन उसके रिवर्स के नाम पर हैं, जो कि वो प्लेन को बनाती है, ठीक है। सो रिवर प्लेन को कैसे बनाती है? रिवर प्लेन को डिपोजिशन से बनाती है, अपने सेडिमेंट के डिपोजिशन से। इसको एलुवियम भी कहते हैं, और वह सॉइल को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जैसे टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आगे की क्लास में एनसीईआरटी में ही एलुवियल सॉइल क्या होता है वो पढ़ोगे, ठीक है। नोट्स में मैं लिख दूंगा ताकि एक दिमाग में रहे इसके लिए। तो क्लियर है, देखो कितना अच्छा है। जो भी ब्राउन एरिया वो प्लेट्यू है, तो हमें पता है कि तिब्बतियन प्लेट्यू है। यहाँ पे इंडिया वाला नहीं देखा है, डेक्कन प्लेट्यू, बट इंडिया में भी डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। उसी तरह से जो प्लेन है इंडिया में, तुम्हारी गंगा प्लेन कह लो, बड़े लेवल पे देखोगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे कह लो, ये यांगटे रिवर का प्लेन है, नाइल प्लेन है, अमेजोन प्लेन है, मिसिसिपी रिवर है। सारे जो प्लेन है वो अपने रिवर के नाम पे है, जिन्होंने उस प्लेन को बनाया है। रिवर कैसे प्लेन बनाती है? सिंपल, रिवर सैंड, सिल्ट और रॉक लाती है माउंटेन रीजन से, और जो फ्लैट सरफेस है वहां पर डिपॉजिट कर देती है। तो वो जो फ्लड, उसको फ्लड प्लेन कह लो या रिवर प्लेन कह लो, दे आर द सेम थिंग, ठीक है। क्लियर है? दिस वर्ल्ड मैप शोज द फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो अब माउंटेन रेंज में ये तुम्हारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये तुम्हारा यूराल माउंटेन रेंज है, ये एटलस माउंटेन रेंज है, ये रॉकी माउंटेन रेंज है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। तो तुमको पता होना चाहिए कौन से माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में है और मोटा मोटी कैसे हैं। ये विद द टाइम हम रिवाइज करते रहेंगे, ये ज्योग्राफी में आता रहेगा। और अगर मैप देख के पढ़ोगे ज्योग्राफी, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको याद हो जाएगा। और यूपीएससी में इस तरह के बहुत सवाल कॉन्सेप्चुअल मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो तुम मिनटों में कर लोगे। और मेंस में अगर मैप बना के या मैप का रेफरेंस देके अगर लिख दो, तो फिर तो आग लग जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यूज कलर कोड टू ऐड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम। फॉर इंस्टेंस, तिब्बतियन प्लेट्यू, ये क्या है? लेट्स एक्सप्लोर। यूज द कलर कोड इन फिगर 3.8। इस 3.8 में बोल रहा है, use the color code to add the landform to each name. For instance, Tibetan Plateau, Rocky Range, Nile map. You do not have to remember the name. अच्छा, ये जस्ट ये बता रहा है कि ये कलर करके, जैसे प्लेट्यू तुम्हारा ब्राउन है, रिवर प्लेन ग्रीन है, और माउंटेन रेंज तुम्हारा ऑरेंज है, ठीक है। यूज द कलर कोड टू ऐड द लैंडफॉर्म्स टू ईच नेम। फॉर एग्जांपल, टिबेटियन प्लेट्यू, रॉकी फॉर्म। तो यहाँ पे जहां पे लिखा नहीं है वहां पे इसको टिबेटियन प्लेट्यू लिख दो, just leave it किया, ठीक है। ये क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको बार बार देखो एक बार। सारा जो एटलीस्ट प्लेट्यू रिवर और माउंटेन रेंज है, उनका नाम और उनके कॉन्टिनेंट्स अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्यारा इंडिया का फिजिकल मैप है। ये तुम्हारा यूपी बिहार, ये यूपी वाला रीजन है, यहाँ पे बिहार है हमारा, ठीक है। और ये यूपी का रीजन है। तो ये देखो, ये ग्रीन कलर का तुमको प्रॉपर दिख रहा है, तो ये क्या है? ये रिवर प्लेन है। तो ये जो तुमको दिख रही है ना, ये गंगा रिवर है, ये रिवर का कोर्स है। ये सारे रिवर हैं, ये सोन होगी, और इधर यमुना रिवर कहीं आ रही होगी, और ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा है वो प्लेन है। ये सैटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन, ठीक है। अब इस पिक्चर को यहाँ पे खोल लेते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं उस पिक्चर से रिलेटेड, उस मजे के लिए। तो नीचे क्या लिखा हुआ है?
नीचे लिखा है कि द पिक्चर 3.9 हैज बीन टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट, इट कैप्चर्स द पोर्शन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड, नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ये यूपी बिहार वाला एरिया है, ये देखो ये माउंटेन रेंज है। अब ये पूछ रहा है क्लास एक्टिविटी, विच कलर इज द गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन कौन सा कलर है, तो ग्रीन कलर का दिख रहा है गंगा प्लेन। What does the white expanse represent? तो ये ग्रीन लिटरली दिख रहा है सैटेलाइट इमेज में, ये ऐसा नहीं है कि उसको शो किया जा रहा है ग्रीन। तो ज्यादातर हरियाली प्लेन वाले में होती है तो तुमको ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, What does the white expanse represent? अब ये जो व्हाइट एक्सपेंस दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये तुम्हारा हिमालयन माउंटेन या तिब्बतियन प्लेट्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, What does the brown expanse at the bottom left of the image represent? तो ये जो बॉटम लेफ्ट मतलब बॉटम लेफ्ट साइड में ये वाला जो ब्राउन वाला पार्ट है ये क्या है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू नॉर्मली ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वहां पे सॉइल उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। और थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, तो ये वाला जो ऊंचा एरिया है ये कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो हमने ऑलरेडी देखा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, यहां पे है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द प्लेन, जैसे लाइफ इन द माउंटेन पढ़े थे, अब देखो लाइफ इन द प्लेन क्या है। Thousands of years ago, first civilization developed around the rivers in a fertile plain. So obviously देखो माउंटेन में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, वहां माउंटेन है तो वहां पॉपुलेशन का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, गांव हो गया, छोटे छोटे पॉपुलेशन सेगमेंट होते हैं। बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन या बड़े बड़े शहर बनना बहुत मुश्किल है। तो बड़े बड़े शहर कहां बनना पॉसिबल है, वो प्लेन एरिया में बनना पॉसिबल है। तो हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन डेवलप की, जैसे शुरू में लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे ट्राइब्स फॉर्म किए, फिर ट्राइब्स इकट्ठा होके सिटीज फॉर्म किए, सिविलाइजेशन फॉर्म किए बड़े। तो जितने भी बड़े सिविलाइजेशन फॉर्म हुए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिवर के प्लेन पे, फर्टाइल प्लेन पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, First civilization developed around the river fertile plain. In our time too, a large part of the world population live in this plain. तो अब जो fertile plain पे हुए हैं, जैसे कि अब एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं, बिकॉज मुझे पता है, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली से सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ हुई, वो इंडस प्लेन पे। उसी तरह से जो हिंदू सभ्यता थी जो वाली पास्ट में डेवलप हुई, वो कहां पे हुई, वो गंगा प्लेन में, गंगेटिक प्लेन में। उसी तरह से गंगा प्लेन में जो सभ्यता हुई तो बहुत रिसेंट, पर पुराने टाइम में इंडस वैली में सिविलाइजेशन है। उसी तरह से मेसोपोटामिया, इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन, जो पिरामिड, फेरोन देखते हैं, वो कहां पे हुआ, वो तुम्हारा नाइल रिवर के प्लेन में हुआ। और पास्ट के सिविलाइजेशन का क्या फॉर्म है, तो एक जो अमेज़न में होते थे, जो इनकाज रहते थे, जो इस तरह से मंदिर वंदिर बनाते थे, वो अमेज़न प्लेन में होते हैं। तो इस तरह के बड़े सिविलाइजेशन पास्ट में, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड के, वो जो डेवलप हुए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिवर के फर्टाइल प्लेन में डेवलप हुए, क्योंकि फर्टाइल प्लेन में एरिया उतना थोड़ा फॉरगिविंग होता है, हार्श नहीं होता है, प्लेन होता है, और प्लस रिवर से तुमको वाटर मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, पानी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस तो हमें पता है कि रिवर फ्लड लाती है, फ्लड नुकसान करता है, लेकिन उसका फायदा ज्यादा होता है। ऑब्वियसली लोग थोड़ा दूर रहते होंगे उससे, जब भी फ्लड आता था और फ्लड जाता था तो वो लैंड को एक तरह से रीफर्टाइल कर देता था, तो वहां पे क्रॉप कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकते थे और अच्छे ग्रो करते थे, जो कि बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। इसलिए जो पुरानी बड़ी सभ्यता है वो किसी ना किसी फर्टाइल रिवर प्लेन के पे डेवलप हुई। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इंटेंस एग्रीकल्चर की, ज्यादा एग्रीकल्चर की जरूरत होगी, जो कि प्लेन, स्पेशली फर्टाइल प्लेन पे ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हर चीज कॉन्सेप्चुअल है ज्योग्राफी में, सबका लॉजिक है, रीजन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वाले वीडियोस में बड़े और डिटेल बनाता हूं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे पूरे वीडियो देख ले, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए, और बार बार चीजें मैं बोल के, आधा चीजें तुमको वीडियो देख के याद हो जाए, आधा चीज तुम नोट्स के थ्रू याद कर लो, बाकी तुम रिविजन से उसको ब्रश अप करते रहो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। About 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, तो 1/4 से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 40 करोड़ पीपल इंडिया के तुम्हारे
गंगा प्लेन में रहते हैं। तो यूपी बिहार ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और उसका रीजन ही यही है क्योंकि ये रिवर प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, जो कि एरिया बहुत फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस प्लेन की वजह से घर वर बनाना रहना इजी होता है। ठीक है, ऑफन कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन, इसको गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं या गंगा प्लेन भी कहते हैं। गैंगेटिक तुम्हारा जो इंग्लिश वाला टर्म है, तो ये सपोर्ट करता है। As with many other plane of the world, the major occupation of the people in this region is fishing and agriculture. So रिवर में फिशिंग करना भी बहुत इजी होता है, समुद्र की तरह नहीं है कि दूर जाओ और गहराई में जाओ। रिवर की फिशिंग तो तुम छड़ी लेके भी बैठ जाओ तो फिशिंग हो जाता है, जाल ऐसे फेंक के फिशिंग कर सकते हो और नाव ले जाके फिशिंग कर दो, वो तो कर ही सकते हो। तो फिशिंग एक मेजर सोर्सेज है ऑक्यूपेशन का, फूड का, और एग्रीकल्चर मेजर सोर्सेज है ऑक्यूपेशन का। ये अब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन आ गया, लेकिन पास्ट में ये तो ऑलमोस्ट मेजर मतलब मेजर सोर्सेज था ही, और अभी के टाइम में भी वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन का सोर्स है। फूड क्रॉप्स क्या क्या होते हैं? फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन। तो तुम्हारा राइस, व्हीट, मेज, तुम्हारा जो तुम्हारा मकई है, बार्ली और मिलेट, ये ग्रो करता है इस रीजन में। तो ये एग्जांपल है तुम्हारे फूड क्रॉप के, प्लेन्स के। फाइबर क्रॉप ऐसे क्रॉप जो कि हमें फाइबर देते हैं, फाइबर मतलब धागा, रस्सी वस्सी, इस तरह की चीजें देते हैं, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा कॉटन, जूट जिससे तुम्हारा बोरा वोरा बनता है, कॉटन से तुम्हारा क्लोथ बनता है, और हेम्प। ये तीनों एग्जांपल है तुम्हारे फाइबर क्रॉप्स का। आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन में दो टाइप के मतलब फूड क्रॉप भी होते हैं, उनके ये एग्जांपल है, फाइबर क्रॉप भी होते हैं, उनके ये एग्जांपल है। नोट्स में मैं सेपरेट करके लिख दूंगा ठीक ठाक। ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेनफेड। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है यहाँ मोस्टली रेनफेड, क्योंकि बारिश भी होती रहती है थी मानसून में, तो ज्यादातर जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं वो बारिश पे डिपेंड करते हैं आज भी। इरिगेशन के लिए पास्ट में ज्यादा करते थे, अब तो इरिगेशन सिस्टम हो गया, अब बोरिंग वेल हो गए हैं। तो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर थे वो मोस्टली रेनफेड था, मानसून या मतलब रेन पे, वाटर थ्रू रेन पे डिपेंड करते थे। इन द रीसेंट डिकेड हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन। अब रेन अनसर्टेन है, उसके अपने चैलेंजेस थे, तो इसलिए रीसेंट टाइम में एग्रीकल्चर अब इरिगेशन यूज करता है। कैनाल और दूसरे वाटर रिसोर्सेज के थ्रू तुम अपने खेत में पानी लाते हो, इरिगेशन यूज करता है। तो इरिगेशन एक वर्ड होता है जब तुम पानी लाते हो अपने खेत में कोई तरीके से, अपार्ट फ्रॉम द रेनफॉल। तो पानी लाने का क्या क्या तरीका है? विथ वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। अब कैनाल्स का नेटवर्क है, कैनाल का नेटवर्क कुछ नहीं होता, एक रिवर है, गंगा रिवर, इससे यहां से काट के पानी निकाल दिया, फिर इस पानी को तुम अलग अलग खेत में, जैसे यहाँ पे तुम ट्रांसफर कर दिया, यहां से कैनाल निकाल दिया, यहां से फिर ये अलग अलग खेत में ये पानी दे रहा है। तो ये कैनाल का पूरा सिस्टम है। उसके अलावा पंप फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, पंप यूज करके ग्राउंड वाटर को भी एक्सट्रैक्ट करके तुम अपने खेत में पानी दे देते हो। तो while irrigation has increased agricultural production, obviously irrigation से agriculture production increase किया, proper water मिल रहा है, ज्यादा crop हो रहा है, it has also contributed to the depletion of the ground water। अब इसके अपने challenges हैं, अगर जितना तुम्हारा ground water rain से या दूसरे sources से replenish नहीं हो पा रहा है, अगर उससे ज्यादा तुम निकाल लोगे तो ground water का level क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ground water बहुत टाइम से धीरे धीरे करके ग्राउंड वाटर बना था, लेकिन अब उसको बहुत स्पीड से लोग निकालते हैं, तो अब ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे गिर जाता है। तो तुम यूपी बिहार में बहुत जगह सुनोगे कि पहले पानी इतने लेवल पे ही मिल जाता था खोदने पे, अब उससे गहरा जाना पड़ता है, फिर उससे गहरा जाना पड़ता है। तो गहरा गहरा जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें गहराई तक क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि पानी का लेवल डाउन जा रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिप्लीशन और डिक्रीज ऑफ द ग्राउंड वाटर। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर एग्रीकल्चर। अब फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए चैलेंजेस हैं, जहां पे कैनल नहीं है, जो कि पंप यूज करते हैं वाटर के लिए। अगर पानी का लेवल और ज्यादा नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर का पानी खत्म हो जाएगा, फिर फ्यूचर में पानी देना इसको फील्ड को डिफिकल्ट होगा। Some of the other problem affecting Ganga plain including high population and pollution। और दूसरा जो कुछ और मेजर प्रॉब्लम है वो हाई पॉपुलेशन
और पॉल्यूशन भी। हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। क्या होता है, घर बनाना, रोड बनाना, इन सब चीज के लिए लैंड यूज हो जाता है, जो कि फर्टाइल लैंड था एग्रीकल्चर के लिए। फिर एग्रीकल्चर के लिए कम लैंड बचेगा, प्लस एग्रीकल्चर लैंड जितना पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर पाए उतना ग्रो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम ज्यादा पानी यूज करोगे, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल में सेलेनिटी आता है, जिससे फर्टिलिटी घटती है। ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करने से ग्राउंड वाटर डिक्रीज कर जाएगा। तो हाई पॉपुलेशन के अपने चैलेंजेस है, और पॉपुलेशन रहेगी तो पॉल्यूशन होगी ही, तो उसके अपने चैलेंज है। पॉल्यूशन के भी अलग अलग फॉर्म है, चाहे व्हीकल से एयर पॉल्यूशन हो, या थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन हो, या सीवेज से वाटर पॉल्यूशन हो, या प्लास्टिक से लैंड पॉल्यूशन हो। ठीक है। Whether in the mountain ranges or plain, river around the world have carried immense cultural value. अब थोड़ा रिवर के कल्चरल वैल्यू को डिस्कस किया गया इस पैराग्राफ में, चाहे वो माउंटेन हो चाहे वो प्लेन हो। ठीक है। तो रिवर का बहुत कल्चरल वैल्यू होता है, स्पेशली इंडिया में हमारा। इन पर्टिकुलर मेनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड रिवर सोर्सेज। तो रिवर का चाहे सोर्स हुआ, जैसे इंडिया में जहां से गंगोत्री ग्लेशियर है, तो वो एक सैक्रेड प्लेस है, पिलग्रिमेज का प्लेस है, एंड इट्स कॉन्फ्लुएंस, जहां पे दो रिवर मिलती है, जैसे गंगा यमुना मिलती है, उसको त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती, जो कि अब नहीं दिखती है, बट वो मिथिकल रिवर है जिसका वेद में जिक्र किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज से 3-4 हजार साल पहले वहां पे 3 रिवर मिलती हो, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है। तो जहां पे 2 रिवर मिलती है, वो प्लेस को, चाहे जहां से रिवर ओरिजिनेट करती है, उसको सैक्रेड माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। ठीक है। उसका कल्चरल वैल्यू सिग्निफिकेंस बहुत हाई होता है। स्पेशली कंसिडर रिवर सोर्सेज एंड कॉन्फ्लुएंस विद वन और टू river be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies and ritual are conducted at such location. So India में numerous festival, ritual, जो हमारा कुंभ, महाकुंभ, ये सारा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ही होता है, जहां गंगा यमुना मिलती है प्रयागराज में। और बहुत सारे फेस्टिवल दूसरे भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो रिवर के ओरिजिन पे, जहां से रिवर ओरिजिनेट करती है, या जहां पे रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, या जनरल भी रिवर के साइड में, जैसे छठ पूजा होती है गंगा रिवर के साइड में, या कोई भी रिवर के इसमें। तो अलग अलग रिवर का कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। कॉन्फ्लुएंस इज नथिंग बट मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रिवर्स। ठीक है। 2 रिवर या 2 से ज्यादा रिवर मिल रही है कहीं पे, उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है। because plain have gentle slope, river navigation is easy and support a lot of economic activity. So माउंटेन में क्या होता है कि रिवर का फ्लो बहुत हाई होता है, तो वहां पे तुम नाव वाव नहीं चला सकते हो। रिवर राफ्टिंग मजे से कर सकते हो, ऊपर से नीचे आना, लेकिन जनरल तुम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रिवर यूज नहीं करते हो। बट प्लेन में क्या होता है, स्लोप बहुत जेंटल होता है, तो रिवर बहती भी है, एक्सेप्ट अब फ्लड आ गया वो अलग बात है, बट जनरल टाइम में बहुत धीरे धीरे आराम से बहती है, तो उसके ऊपर नाव चलाना ईजी होता है। तो रिवर नेविगेशन ईजी होता है प्लेन में, और वो वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब नाव वाव चलाना, इधर से उधर जाना, ट्रेड में भी यूज होता है। In earlier days, people used river extensively to travel from one place to another. तो पहले में जहां पे रोड या रेलवे सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, तो ज्यादा लोग रिवर को यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। खासकर गंगा रिवर यूपी बिहार वाले एरिया में पास्ट में जब थे, तो रिवर को चाहे मिलिट्री को ले जाना हुआ, चाहे जनरल आदमी के ट्रेवल के लिए रिवर यूज होता था। वो रिवर ज्यादा सेफ भी था, रिवर में डूब सकते हो, बट जनरली पास्ट के टाइम में लैंड से जाना ज्यादा खतरा था। हो सकता है जंगल होते थे, जानवर होते थे, आदमी ही होते थे, लुटेरे होते थे। रिवर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता था, आराम से जाओ। प्लस रास्ता भूलना भी मुश्किल था रिवर में, क्योंकि रिवर का पता था यहां से फ्लो करती है। तो अगर ऊपर की तरफ जाना है तो रिवर के अगेंस्ट में थोड़ा सा चप्पू चलाना पड़ेगा। रिवर के डायरेक्शन में अगर नीचे जाना है, वो तो जाना बहुत ईजी है, बस नाव पे बैठे रहो, खुद बहते चली जाएगी। ठीक है। used to extensively for travel from one place to other. Even today, there are stretch along the Ganga where people prefer to use boat to move around. Even अभी रिसेंटली भागलपुर वाले एरिया में मैं रहता हूँ बिहार में, तो वहां पे जब हम अपने जैसे कुर्सेला से भागलपुर जाते हैं, तो बीच में बोट से जाते थे पहले, फिर
पुल बन गया तो लोग पुल से जाने लगे। अभी कुछ दिन पहले वहां का पुल टूट गया है तो वापस से लोग बोट से जाने लगे हैं। तो आज भी स्ट्रेच है गंगा रिवर में या कहीं पे जहां पे लोग बोट यूज करते हैं ट्रेवल में, वाराणसी में या दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। अब आते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ रिवर सोर्सेज और कॉन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड सेक्रेड। तो रिवर सोर्सेज, एक एग्जांपल तो तुम्हारा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये दोनों तुम्हारा सैक्रेड माने जाते हैं हिंदू रिलीजन में। उसी तरह से कॉन्फ्लुएंस में तुम्हारा जो तुम्हारा गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस है जहां पे प्रयागराज में, वो सैक्रेड प्लेसेस है। विजिट अ नियर बाय रिवर एंड ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटी देयर वेदर इकोनॉमिक एंड कल्चरल, नोट देम डाउन एंड डिस्कस विथ योर क्लास। तो अगर कभी मौका मिले तो किसी रिवर के साइड में जाओ, देखो वहां कल्चरल एक्टिविटी क्या है। मे बी फिशिंग देखने को मिलेगा, बोट देखने को मिलेगा, हो सकता है तुमको रिवर के साइड में बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता दिखे। तो ये सारी चीजें जाओ, देखो, डिस्कस करो। Name some of the popular tourist destination in India. Identify category of the landform they associated with. अब जो हिल स्टेशन है वो तुम्हारा माउंटेन लैंड से एसोसिएटेड है। उसी तरह से तुम्हारा वाराणसी हो गया, इस तरह का जो एरिया है वो प्लेन से एसोसिएटेड है। उसी तरह से साउथ इंडिया के जो फेमस होंगे कुछ प्लेट्यू वाले एरिया भी होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करो, फाइंड करो और उसको डिस्कस करो। ठीक है, तो ये है रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन गंगा। देखो नाव यूज करके लोग रिवर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गंगा में, सामान उमान ले जा रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड। ठीक है, एक वर्ड आता है अब रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब होता है तुम्हारा द कैपेसिटी टू मीट challenges and difficulties, adapt to them and overcome them। तो रेजिलियंस, अगर कोई बंदा रेजिलियंस मतलब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है कोई भी चैलेंज यानी डिफिकल्ट सिचुएशन को अडॉप्ट करना और या उनको ओवरकम करने की जो तुम्हारी एबिलिटी है उसी को रेजिलियंस कहते हैं। तो ह्यूमन को बहुत ज्यादा रेजिलियंट का माना जाता है क्योंकि ये हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हम अडॉप्ट कर जाते हैं, चाहे वो माउंटेन वाले डिफिकल्ट सिचुएशन है, चाहे इवन रिवर का भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बाढ़ आता रहता है एंड ऑल दोस थिंग्स, या डिजर्ट का डिफिकल्ट सिचुएशन है। हर जगह ह्यूमन रिजिलियंट होता है, वहां के चैलेंजेस को, वहां के डिफिकल्टी में अडॉप्ट कर लेता है और वहां के प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर 3 मेन लैंडफॉर्म हमने पढ़ा, दैट इज बट द सरफेस इज वेरी but its surfaces. In this chapter we explore 3 main landform, but its surface is very complex and expert often define few more landforms। तो 3 मोटा मोटी लैंडफॉर्म हमने पढ़ा है, चाहे वो माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू, बट उनका जो प्लेन का भी सरफेस है या प्लेट्यू का भी सरफेस है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्दर इनको दूसरे लैंडफॉर्म में भी एक्सपर्ट क्लासिफाई करते हैं, जिसमें वन डेजर्ट लैंडफॉर्म है, दूसरा तुम्हारा कोस्टल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो वन सच लैंडफॉर्म इज डेजर्ट लैंडफॉर्म। तो ये एक तरह से बोनस लैंडफॉर्म है इस चैप्टर का। जैसे नहीं कहते हैं कि ये 3 चीजें गिफ्ट आपको मिलेंगे और ये छोटा बोनस गिफ्ट, तो 3 मेजर लैंडफॉर्म हमने पढ़ा और ये हमारा डेजर्ट एक बोनस लैंडफॉर्म है। तो और देखते हैं हमारा बोनस लैंडफॉर्म के बारे में। सच लैंडफॉर्म इज डेजर्ट। Desert are considered to be large and dry expanse with very little precipitation। तो desert का definition ही है जहां पे बारिश बहुत कम हो, precipitation बहुत कम हो, और literally उसका technical definition है 25 सेंटीमीटर से कम जिस एरिया में रेनफॉल होता है उसको desert कहा जाता है, desert कह देते हैं। ठीक है, तो ये large ड्राई एरिया है। ड्राई इसलिए है क्योंकि वहां पे बारिश, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जहां पे जो कि लार्ज, बहुत बड़ा और ड्राई एरिया है जहां पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो चाहे वाटर के फॉर्म में हो, बहुत कम होता है। द फ्लोरा फौना आर ऑल्सो यूनिक। अब चूंकि पानी कम है तो फ्लोरा फौना भी यूनिक है। ऐसे फ्लोरा फौना होते हैं जो उस हार्श सिचुएशन से अडेप्ट करते हैं खुद को, कम पानी में कैसे सरवाइव किया जाए। तो उनमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके। जैसे एनिमल होंगे तो वो ज्यादातर हंटिंग वंटिंग के लिए रात में निकलते हैं ताकि धूप से बच सके। जो प्लांट होंगे वो कैक्टस टाइप के प्लांट होते हैं जिनमें जो लीफ होता है वो बहुत पतला पतला होता है ताकि प्रेसिपिटेशन से वाटर लॉस ना हो। उनके फ्लैश जो होते हैं, स्टेम होते हैं, वो ग्रीन कलर के स्टेमी होंगे ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें। जो बड़े पौधे होंगे उनका रूट बहुत ज्यादा बड़ा होता है ताकि वो डीप अंदर अंदर से पानी
को निकाल सके या दूर दूर से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह के एडेप्टेशन होते हैं। उसी तरह से कैमल का सबसे बड़ा वो जो उसका हम्प होता है उसमें एक तरह से कहते हैं पानी स्टोर कर लेता है। वो पानी नहीं स्टोर करता है, वो मतलब फैट के फॉर्म में ही एक तरह से पानी स्टोर कर लेता है, के फॉर्म में स्टोर करता है, जिससे वो बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, लेकिन जब उसको वापस एक बार वो खत्म हो गया वहां का जो फैट जिस फॉर्म में वो वाटर को स्टोर करता है, फिर बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है उसको ताकि फिर से वो कर पाए चीजें। सम ऑफ द डेजर्ट आर हॉट। अब डेजर्ट तुम्हारा ये डेफिनेशन है कि ड्राई होना चाहिए, बड़ा एरिया होना चाहिए और प्रेसिपिटेशन कम होना चाहिए। हॉट या कोल्ड का कहीं नहीं है। तो इसका मतलब डेजर्ट दोनों तरीके से हो सकते हैं, हॉट भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। तो देखो, सम डेजर्ट आर हॉट, कुछ डेजर्ट होते हैं जैसे हॉट होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, और थार डेजर्ट जो हमारा राजस्थान जैसलमेर एरिया का थार डेजर्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसको नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है कि बस इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी वो डेजर्ट एक्सटेंड करता है, थार डेजर्ट। तो ये थार डेजर्ट है, तो इसको हॉट डेजर्ट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट इज नथिंग बट हिमालय के नीचे वाला रीजन, जो इंडिया का जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन, अगर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखोगे तो हिमालय के नीचे का जो पूरा रीजन है, जस्ट ऐसे मजे के लिए पेन ऑन कर रहा हूं, वैसे तो तुम्हें ऐसे भी दिख जाएगा। ठीक है, सो जैसे से फन के लिए, तो ये जो हिमालय के नीचे वाला रीजन है, हिमालय के जो नीचे का ये पूरा रीजन है, ठीक है, जो कि इधर सी है और ऊपर हिमालय, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये जिसमें तुम्हारा पाकिस्तान भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, तुम्हारा बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है। ठीक है, इनफैक्ट एक्सटेंडेड में श्रीलंका और मालदीव्स को भी कंसिडर करते हैं 7 कंट्री। तो ये जो रीजन है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी सुनो तो बस इंडिया नहीं, अब चूंकि हम इंडिया इस रीजन में मतलब सबसे बिगेस्ट कंट्री है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो चाहे सी हो तो उसको भी इंडियन ओशियन कहते हैं और ये पूरे एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये लिटरली हमारा अखंड भारत है। ठीक है, जो कि ऊपर से हिमालय और नीचे से ये है, तो ये लिटरली अखंड भारत है हमारा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्लियर है? वापस से आते हैं, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट हमेशा हर चीज ना तुमको रटी होनी चाहिए चीजें, तो ये वाला डायग्राम हमेशा याद करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, तो जो तुम्हारा ये वाला इस वाले रीजन में तुम्हारा ये नॉर्थ, ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, इतना बड़ा बड़ा क्यों हो गया, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट तुम्हारा ये वाला रीजन है। तो अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो इसका नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन में तुम्हारा थार डेजर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें, टेक्स्ट जो भी लिखा है एनसीईआरटी में, तुम उस टेक्स्ट को मैप पे रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं, उसकी मैप वाली अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट। चाहे तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे क्लास 6 हो, एज ए स्टूडेंट ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया था, नॉर्थ वेस्ट ऑन इंडियन सब अदर। अब फिर कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल देते हैं, आर गोबी डेजर्ट इन एशिया, गोबी डेजर्ट इन एशिया, सम एक्सपर्ट आल्सो डिफाइन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ही डेजर्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि बात वही है, वहां भी ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता होगा और वहां भी ज्यादातर एरिया ड्राई है और कोई पेड़ पौधा नहीं है, पता नहीं वहां तो इसलिए सम एक्सपर्ट कहते हैं, वाइडली नहीं माना गया है, बट जनरली गोबी डेजर्ट जो एशिया में है, जो मंगोलिया के पास है गोबी डेजर्ट तुम्हारा। ठीक है, गोबी गोबी डेजर्ट तुम्हारा यहाँ पे है, गोबी डेजर्ट ये वाले एरिया में तुम्हारा, ये वाला एक जगह, इस वाले में देखिए ना, चूंकि हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो फिजिकल मैप रीड करना आना चाहिए। अरे यार तो बड़ा कर देते हैं। तो ये तुम्हारा इंडिया वाला, ये तुम्हारा इंडिया है, ये इंडिया है, जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमालय है, ये तुम्हारा तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये तुम्हारा गोबी डेजर्ट है, जो मंगोलिया मंगोलिया और चाइना के एक तरह से शेयर करता है। तो तुम जब भी उस मंगोलिया मंगोलिया का भी पिक्चर देखोगे, कभी गूगल पे सर्च करना, तो वो तुम्हारा थोड़ा डिजर्ट टाइप का खाली खाली एरिया दिखेगा, तो वो तुम्हारा गोबी डेजर्ट।
ठीक है, तो गोबी डेजर्ट तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट है, वो हॉट डेजर्ट नहीं है, तो वहां भी बारिश कम होती है, प्रेसिपिटेशन कम है, बट क्लाइमेट वहां पे कोल्ड है। उसी तरह से लद्दाख को भी तुम एक तरह से कोल्ड डेजर्ट कह सकते हो, क्योंकि लद्दाख में भी बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, बहुत पानी नहीं होती है, ड्राई एरिया है और कोल्ड एरिया है, तो वो भी एक तरह से एक टाइप है कोल्ड डेजर्ट का। ठीक है। Despite harsh living condition, human have adapted to most of the desert। तो जितने भी डेजर्ट है, जैसे गोबी डेजर्ट में मंगोल्स थे, अडेप्ट कर चुके हैं। राजस्थान में हमारी लिटरली कम्युनिटीज रहती हैं, थार डेजर्ट में, जैसलमेर में, वहां पे अडेप्ट कर चुके हैं, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन या दूसरे चीजों के थ्रू हो। तो दे हैव अडेप्टेड टू द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। इन इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन थार डेजर्ट और माइग्रेटिंग थ्रू इट, जो माइग्रेट करते हैं थार डेजर्ट से, माइग्रेट करते हैं या वहां रहते हैं, होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशन। उनका अपना कल्चर ट्रेडिशन है, जो नोमाड्स और बंजारा वाला जो टाइप है, उनका अपना कल्चरल ट्रेडिशन है, अपने फोक सॉन्ग है जो वो गाते रहते हैं, अपना लेजेंड है, उनकी अपनी कहानियां होंगी, उनके अपने अपने उनके नहीं, क्या वो हमारे ही लोग हैं, इंडिया के ही हैं, तो मतलब उनके अगर हम वैसे सेपरेट देखें तो उनके अपने कहानियां हैं, अपने सॉन्ग्स हैं, अपने लेजेंड्स हैं, अपने हीरो हैं, तो बहुत रिच कल्चर है। और ये एक तरह से एडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब डिजर्ट के लिए, तो रेजिलियंस शो करता है। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमन हैव मेड ऑल लैंड फॉर्म, चाहे वो माउंटेन हो, डिजर्ट हो, प्लेट्यू हो, प्लेन हो, कोस्टल हो, देयर होम इज टेस्टिमनी टू आवर एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो हमारी एडेप्टेबिलिटी का ये टेस्टिमेंट है, ये प्रूफ है, और हमारे रेजिलियंट होने का, कि हमारी एबिलिटी कि हम डिफिकल्ट चैलेंजेस को में एडॉप्ट कर देते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, इसका प्रूफ है। तो काफी अच्छी लाइन है, यूपीएससी के मेंस में डाली जा सकती है। अब एक एक्स्ट्रा चीज है कि हमने लैंड फॉर्म पढ़ा है, तो ये एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे इनिशियल प्रीलिम्स में, इसका आइडिया ही है कि मॉडर्न नॉलेज को पास्ट के नॉलेज, इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज से भी जोड़ के दिखाओ। कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें कुछ नहीं पता था, सब कुछ अभी पता चल गया, ऐसा नहीं है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में के क्या है, तमिल संगम पोइट्री। तो तमिलनाडु के में एक ना पीरियड था, संगम पीरियड, जो 300 बीसी से लेकर 300 बीसी से लेकर 300 सी तक था। एग्जैक्ट नहीं, मोटा मोटी आगे पीछे, बट अगर संगम पीरियड तुम सर्च करो तो यही आएगा कि 300 बीसी से लेकर 300 सीई तक, मोटा मोटी ये एक तरह से पीक था संगम का। तो इसको संगम पीरियड, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 300 साल पहले, उनके बर्थ के 300 साल बाद के टाइम में, जो 6 साल का स्पैन था, तमिलनाडु के कल्चरल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां बहुत संगम लिटरेचर, पोइट्री बनी, और जो कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो मतलब इतनी फेमस है कि उस पीरियड को ही संगम पीरियड के नाम से कहा जाता है। तो उसी में का एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? 5 थिनाइस। तो 5 थिनाइस क्या है? ऑफ एंशियंट तमिल संगम पोइट्री। तो संगम पोइट्री में 5 थिनाइस का मेंशन है। आर द 5 लैंडस्केप्स। तो सोचो, संगम पोइट्री में भी जैसे कि हमने देखा था कि हमारे हमने किसके बारे में पढ़ा था? कालिदास के बारे में। तो उनको भी अवेयर था, अपने सराउंडिंग का, ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा नॉलेज था, और संगम पीपल को भी ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो उन्होंने जो लैंडस्केप के 5 टाइप्स, अपने पोइट्री के स्टाइल में ही 5 टाइप्स डिफाइन किए हैं, जिसको 5 थिनाइस कहा जाता है तमिल में, एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक डीटी, लाइफस्टाइल, मूड एंड इमोशन। तो अब अपना अपना तरीका है करने का। तो जो 5 लैंडस्केप्स हैं, उनको इन्होंने डिवाइड किया और उसको एसोसिएट किया डिफरेंट लाइफ स्टाइल से, डिफरेंट मूड से, डिफरेंट इमोशन से, और जो कि बहुत हद तक सही भी होता है, क्योंकि डिफरेंट लैंड फॉर्म डिफरेंट ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करता है। तो देखो इसमें बहुत अच्छा है। दिस टेबल लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 लैंडस्केप, यानी और 5 थिनाइस एंड द मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद। तो क्या क्या थिनाई? पहली थिनाई है कुरिंजी। कुरिंजी
कुरिंजी क्या है? लैंडस्केप, किस लैंडस्केप को कहते हैं? माउंटेनियस रीजन वाले लैंडस्केप को कुरिंजी कहते हैं। और वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। सही बात है, माउंटेनियस रीजन में फार्मिंग वार्मिंग हमें पता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पे बहुत एनिमल होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो वहां हंट करना और वहां से लकड़ी वकड़ी या मे बी शहद, हनी या दूसरे हर्ब्स गैदर करना बहुत इजी होता है। तो वहां पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो हंटिंग एंड गैदरिंग है। उसी तरह से दूसरे तिनाई है मुलाई। मुलाई तुम्हारा ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रीजन को कहते हैं। यहां पे अगर ग्रासलैंड है जहां भी और फॉरेस्ट रीजन है वहां पे कैटल रियरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भेड़ है, तुम्हारा हर्ड है कैटल का, भेड़ बकरी गाय बफेलो जिसका भी है, तुम आराम से ले जाओ, घास चराओ, मस्त। तो वहां पे ये ऑक्यूपेशन फेमस है। तीसरा तिनाई है तुम्हारा मरुदम। ये है फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन को मरुदम कहते हैं। तो यहां पे तुम्हारा फार्मिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। फिर चौथा तिनाई है तुम्हारा नेद्याल। ये कोस्टल रीजन को कहते हैं जहां पे फिशिंग और सी फेयरिंग, सी फेयरिंग जनरल टर्म है सी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट या दूसरा चीजें क्यों है क्यों ना हो, तो वो तुम्हारा देखो मजे के लिए दिखा देते हैं। सी फेयरिंग जनरल है, एक्टिविटी, प्रोफेशन और लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग एंड वर्किंग ऑन द ओशन और सी को सी फेयरिंग कहते हैं। तो वहां पे जो मेजर है नेडियाल जो कोस्टल रीजन है वहां पे फिशिंग और सी फेयरिंग होगा। उसी तरह से लास्ट इसमें पलाई, एरिड और डिजर्ट लाइक रीजन, ये तुम्हारा जर्नी और फाइटिंग के लिए है। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन या तो तुम बंजारे हो जो ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि यहाँ पे ना सेफ्टी ज्यादा रहती है, क्योंकि दूर दूर से तुमको दिख जाता है, कोई घात लगा के नहीं बैठ सकता है। जंगल उंगल में लोग छुपे रहेंगे, तुम जाओगे लूट लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए, जर्नी के लिए अच्छा होता है। और फाइटिंग के लिए, लड़ाई करना है तो प्लेन में आ जाओ, मैदान में। तो जनरली मैदान इसी तरह के डिजर्ट एरिया में होता था जहां पे ज्यादा ट्री नहीं होते थे, क्योंकि पहले ट्री को काट करके मैदान बनाना इजी था नहीं। तो ये देखो कितना अच्छा है, जिसमें से 3 लैंड फॉर्म हमने पढ़ा। जो माउंटेन वाला लैंड फॉर्म है ग्रास, जो कि प्लेन लैंड फॉर्म है, एक तरह से ग्रास लैंड फॉर्म, इसमें प्लेट्यू, चूंकि ग्रास लैंड फॉर्म एक तरह से प्लेन वाला लैंड फॉर्म है, उसमें ये दोनों माउंटेन को ये ओवरलैप करता है। जो माउंटेन वाला, हाई वाला माउंटेन वाला रीजन, और ये थोड़ा लो माउंटेन वाला रीजन, मतलब ये भी, ये दोनों माउंटेन रीजन के बारे में। ये फर्टाइल प्लेन हमने प्लेन के बारे में पढ़ा, प्लेट्यू जनरल है, और ये कोस्टल रीजन, और ये तुम्हारा डेजर्ट के बारे में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये 5 थिनाइस संगम उन लोगों को भी पता था लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, these 5 thinai constitute different classification of the landforms, the one we have seen, but they reflect the mean। हमने 3 तरह से देखा, उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हमने माउंटेन पढ़ा तो ये दोनों ऑलमोस्ट माउंटेन का ही पार्ट है। हमने अभी सेपरेट एज अ फॉरेस्ट नहीं पढ़ा है, हमने फर्टाइल ये प्लेन का पार्ट है, और कोस्टल रीजन नहीं पढ़ा, और डेजर्ट एज अ पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन लैंडफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने पढ़ा है उससे, बट दे रिफ्लेक्ट अ मीन अवेयरनेस ऑफ द डाइवर्स रीजन। तो सोचो ये एक तरह से अवेयरनेस है, संगम उस टाइम के लोगों में भी अवेयरनेस था रिलेटेड टू लैंड फॉर्म्स, और लैंड फॉर्म से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन वहां पे इजिली हो सकते हैं उनके बारे में अवेयरनेस था। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, they also illustrate the deep connection between the humanity and the natural environment। तो एक तरह से तुम देखो हर लैंड, जैसे यहाँ पे हर लैंड से, लैंडस्केप से एक ऑक्यूपेशन रिलेटेड है। तो ये एक तरह से रिलेशन शो करता है ह्यूमन और नेचर का, कि ह्यूमन जिस नेचर इन्वायरमेंट पर रहता है खुद को उस नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है, उसके ऑक्यूपेशन उस हिसाब से होते हैं। ठीक है, और चूंकि ऑब्वियसली ये पोएट्री वाला था तो उसमें फर्दर और ज्यादा भगवान से एसोसिएट किया गया, इमोशन दे दिया गया, मूड्स भी दे दिए गए होंगे पोएट में। जैसे कि मेघ जो तानसेन होते थे उनके भी डिफरेंट डिफरेंट जो तान होते, सुर होते थे। जैसे मेघ वाला वो सैडनेस, रोने से एसोसिएटेड होता था, कुछ सुबह वाला हैप्पीनेस से। तो बहुत सारे इस तरह, चाहे लैंड फॉर्म हो चाहे टाइम हो वेदर का, उसको अलग अलग इससे एसोसिएट किया जाता है, मूड से, इमोशन से। ठीक है, you do not need to remember the details of the thinais, but concept and reflect
नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब देखो एग्जैक्टली ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास 6 के स्टूडेंट को भी, यूपीएससी के स्टूडेंट, बट मोटा मोटी तुमको तिनाई क्या होता है पता चलना चाहिए। अगर कभी लिख रहे हो पास्ट के बारे में, अगर तुम तिनाई का 5 तिनाई का एग्जाम्पल लिख दो, उसमें से 1-2 का एग्जाम्पल तुम अपने आंसर में यूपीएससी के लिख दो, तो तुम्हारा आंसर बहुत इनरिच हो जाएगा। मतलब फिर तो नंबर काट ही नहीं पाएगा जो चेक कर रहा हो, खुशी के मारे नंबर दे देगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो जस्ट बिफोर वी मूव ऑन वाला सेक्शन है जिसमें हम एक तरह से रिवाइज करते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप। तो जो इस चैप्टर में पढ़े हैं वो 3 मेन टाइप हैं, एक तो माउंटेन है, एक प्लेट्यू है, एक प्लेन है। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इन्वायरमेंट। तो उसमें बहुत डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और इन्वायरमेंट होता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल लिव Throughout the history, people live and activities have been much impacted by the type of the landform they live in. These landforms are the integral part of the culture across the world. Indian culture in particular has celebrated them in a diverse way. तो ये obviously जो भी throughout the history जो भी landforms में people रहते थे, तो उनकी activities को वो landform affect करता था, प्लस उनके जो कल्चर का इंटीग्रल पार्ट होता है हमेशा लैंडफॉर्म। जो डेजर्ट में रहते थे उनका कल्चर, उनके फोक डेजर्ट से एसोसिएटेड होंगे। जो सी में कोस्टल में रहते थे उनके अपने, जो माउंटेन में रहते हैं उनके अपने माउंटेन से उनका एसोसिएशन ज्यादा होता है। प्लेन वालों का अपना रिवर और उनके कॉन्फ्लुएंस से एसोसिएशन रहता है। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ये है। ईच लैंडफॉर्म्स ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। तो ईच लैंडफॉर्म डिफरेंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को तुम्हारा वो करता है, मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। डिफरेंट लैंडफॉर्म में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं प्लस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे प्लेन तुम्हारा फर्टाइल होता है, बट अगेन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और तुम्हारा फ्लड, ये वहां चैलेंजेस है। प्लेट्यू तुम्हारा लेस फर्टाइल होता है एक्सेप्ट ब्लैक कॉटन सॉइल, बट वहां पे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, वहां पे तुम्हारा मिनरल रिसोर्सेज होता है, तो माइनिंग वहां पे वो अपॉर्चुनिटी है। और चैलेंजेस तुम्हारा लेस फर्टाइल होना, और माउंटेन में तुम्हारा क्लाउड बर्स्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, ये सारे चैलेंजेस है। बट अगेन वहां शांति, प्योर हवा, सीनिक ब्यूटी और एक सुकून, वो वहां का अपना एडवांटेज है। ठीक, तो ये हो गया। और मेजर लैंडफॉर्म 3 हमने पढ़ लिया, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि कुछ है डेजर्ट हैं और कोस्टल है, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे एज अ डिस्टिंक्ट। बट अगर अभी तुम लो तो तुम उनको एसोसिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि वो प्लेट्यू पे है प्लेन डेजर्ट, तो उसको प्लेट्यू में ही एसोसिएट कर दोगे। जो तुम्हारा राजस्थान वाला डेजर्ट है वो अगर सी लेवल से बहुत हाई पे नहीं है तो उसको प्लेन से एसोसिएट कर सकते हो, बट फ्लड प्लेन नहीं होगा। बट वो है, बट वो डिस्टिंक्ट है। आगे की क्लास में हम उनको एज अ सेपरेट पढ़ेंगे। अभी के क्लास के लिए 6 तक के लिए बस 3 मेजर क्लासिफिकेशन लैंडफॉर्म का समझो। ठीक, अब आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पता चलेगा कि हमें चैप्टर क्लियर है कि नहीं, और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। इन व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन, विलेज, सिटी लोकेटेड, विच फीचर मेंशन इन दिस चैप्टर डू यू सी अराउंड इट। ये तो पर्सनल है, तुम हिली में रहते हो तो वो वहां तुम्हारा लैंडफॉर्म है। जो यूपी बिहार में रहते हैं उनके लिए प्लेन वाला लैंडफॉर्म है, और वो उससे आंसर दे दो। लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप टू छोटा नागपुर, टू प्रयागराज, टू अल्मोड़ा, जो चैप्टर के स्टार्ट में किया था। डिस्क्राइब 3 लैंडफॉर्म यू कम अक्रॉस इन द वे। तो पहला छोटा नागपुर में हमने प्लेट्यू देखा, प्रयागराज में हमने प्लेन देखा, और अल्मोड़ा में हमने माउंटेन रीजन देखा। लिस्ट द फ्यू फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट इन इंडिया अलोंग विद द लैंडफॉर्म। तो पिलग्रिमेज देखो, यमुनोत्री, गंगोत्री लैंडफॉर्म माउंटेन हो गया, कैलाश पर्वत लैंडफॉर्म माउंटेन हो गया, वैष्णो देवी माउंटेन वाला लैंडफॉर्म हो गया, प्रयागराज जो तुम्हारा कुंभ का वाला एरिया है, प्रयागराज है तुम्हारा, वो तुम्हारा प्लेन का एग्जांपल हो गया, रिवर के कॉन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। उसी तरह से प्लेट्यू पे भी होंगे कोई ना कोई सैक्रेड साइट। ठीक है, अब आते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हिमालय आर यंग माउंटेन विद द राउंडेड टॉप। यंग माउंटेन तो ट्रू है, बट राउंडेड टॉप फॉल्स है। तो चूंकि विथ राउंडेड, तो ये ओवरऑल ये फॉल्स है, क्योंकि हिमालयाज आर यंग माउंटेन विथ पॉइंटी टॉप। ठीक है, राउंडेड टॉप तुम्हारा हमें पता है कि ओल्ड माउंटेड का हो जाता है विद द टाइम इरोजन की वजह से। प्लेट्यू यूजुअली राइज शार्पली एटलीस्ट एट वन साइड। ये ट्रू है प्लेट्यू के बारे में कि जनरली एक साइड पे वो शार्पली राइज करते हैं, इसलिए
प्लेट्यू में तुम्हारे वो भी होते हैं, वाटरफॉल्स और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, यस, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन दे बोथ आर कंसिडर्ड एज माउंटेन लैंडफॉर्म। Mountain plateau and rivers in mountain plateaus and rivers in India have same type of flora and fauna. ये false है, माउंटेन के अलग फ्लोरा फोना होते हैं, प्लेन के अलग होंगे, और प्लेट्यू के फ्लोरा फोना थोड़े ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। ठीक है। गंगा इज द ट्रिब्यूटरी टू यमुना, नहीं, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी टू गंगा, तो ये फॉल्स है। डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ये एकदम ट्रू है, जो कि डेजर्ट कंडीशन से एडॉप्टेड है। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर, ये भी ट्रू है। गंगा हुआ चाहे यमुना हुई, इन रिवर का सोर्स ही मेल्टिंग स्नो है, जो कि ग्लेशियर जिसको कहते हैं, चाहे गंगोत्री या यमुनोत्री हो, तो ये ट्रू है। सेडिमेंट फ्रॉम द रिवर डिपॉजिट इन द प्लेन मेक्स द लैंड फर्टाइल, ट्रू। सेडिमेंट जो रिवर लाती है उसको लैंड फर्टाइल करती है, उसको फ्लड प्लेन भी कहते हैं, रिवर प्लेन भी कहते हैं, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन पास्ट में शुरुआत हुई, मेजर सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं ये रिवर प्लेन पे हुई हैं, और आज भी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड प्लेन्स कोई ना कोई रिवर प्लेन पे है। ठीक, जैसे यूपी बिहार तुम्हारा एक तरह से प्लेन एरिया है, ठीक है, और फर्टाइल एरिया भी है। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, फॉल्स। लगता है कि डेजर्ट हॉट है, बट हमने कोल्ड डेजर्ट, जैसे गोबी डेजर्ट, लद्दाख भी एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है, और कुछ एक्सपर्ट तो अंटार्कटिका पूरे कॉन्टिनेंट को ही कोल्ड डेजर्ट बोल देते हैं, तो नहीं, दिस इज फॉल्स। सारे डेजर्ट हॉट नहीं होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको मैच करो, माउंटेन एवरेस्ट तुम्हारा क्लाइंबिंग से मैच कर जाएगा, राफ्टिंग तुम्हारा होपफुली रिवर से मैच कर जाएगा, कैमल तुम्हारा डिजर्ट से मैच कर जाएगा, प्लेट्यू शायद रूफ ऑफ द वर्ल्ड, गैंगेटिक प्लेन तुम्हारा गंगा से मैच कर जाएगा, वाटरवे भी, माउंट किलिमंजारो कहीं इससे होगा, राइस फील्ड, तो देखिए अपना मैच कर लो, ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं। गंगा, राइस फील्ड्स तुम्हारा गैंगेटिक प्लेन से राइस फील्ड में मैच कर जाएगा, और वाटरवे फिर तुम्हारा गंगा से मैच कर जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि जो ज्यादा मैच कर रहा है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। यमुना को किस चीज से फिर हम कर जाएंगे, यमुना तुम्हारी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। आग लगा दिया मैंने, ये कोई वैसे नहीं था, जिस रिवीजन के लिए था। सो दिस बाय दिस वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड चैप्टर 3। ठीक है, अब चैप्टर 3 लैंडफॉर्म कंप्लीटली तुमको लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस चैप्टर 3 नोट्स को 3 करेंगे, वो एक तरह से रिवीजन भी होगा, प्लस नोट्स में मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दूंगा। नोट्स में बहुत इस चैप्टर के पार्ट को मैं एक प्रॉपर वे में लिख दूंगा, जो कि फ्यूचर में रिवीजन करना तुम्हारे लिए इजी होगा। नोट्स अगर बड़ा बनेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं बनेगा तो एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।